जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे से होंगे। तो मैं बीडी सिंह सर आयनिक इक्विलिब्रियम का सेकेंड क्लास लेने के लिए फिर से उपस्थित हो गया हूँ। तो आप लोग चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए, कॉपी कलम लीजिए और अपने स्टडी टेबल पे चले आइए। इससे पहले कि हम सेकेंड क्लास स्टार्ट करें, आप लोग को बता दें कि फर्स्ट क्लास यूट्यूब पे ऑलरेडी पहले से मौजूद है, आप लोग इसको देख सकते हैं जो लोग नहीं देखे हैं, और जो लोग देख लिए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो सबसे एक और बात हम कहना चाहेंगे कि आप लोग जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आप लोग को इमीडिएटली उसका मैसेज मिल जाए और हमें भी पता चले कि कितना लोग रेगुलरली हमारे लेक्चर को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो उससे हमको भी ज्यादा बल मिलता है आप लोगों के लिए और ज्यादा काम करने के लिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 बिना ज्यादा टाइम पास किए हुए। तो थोड़ा सा हम पहले आपको इंट्रोडक्शन क्लास जो पहले दिए हुए थे वो हम आपको एक्सप्लेन कर दें। तो चलिए आप लोग रेडी है ना। हाँ, तो स्टडी हम लोग चलते हैं, स्टडी करते हैं आगे। तो देखिए हम आपको बता दें आयनिक इक्विलिब्रियम में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे। क्या लिए थे? इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रोडक्शन क्लास में हम आप लोगों को बताए हुए थे इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बताए हुए थे? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में हम आपको बताए हुए थे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को डिफाइन सबसे पहले कौन किए थे? तो फैराडे साहब। फैराडे साहब बताए कि ऐसा सब्सटेंस जिसके सॉल्यूशन के थ्रू करंट इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके वैसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी दिस सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। और जिसके सॉल्यूशन, जिस सब्सटेंस के सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स पास, जिस सब्सटेंस के सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना कर पाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके बाद आर्हेनियस आया और आर्हेनियस बताया कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस है जो केटायन और एनायन में किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसोसिएट कर जाता है, जैसे कि वाटर है ना। वो बताया दिस सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इनटू केटायन एंड एनायन इन पोलर सॉल्वेंट लाइक एज वाटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो दोनों अलग अलग तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या एक्सप्लेन की, जो कि हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को। अब हम इसी में आगे बताए थे कि इलेक्ट्रोलाइट्स को भी दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें बताए थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स, एक ऐसा सब्सटेंस जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाए, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना करे, जो पार्शियली डिसोसिएट करता है। ये पार्शियली डिसोसिएट करता है, या आप कह सकते हैं कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो है इसमें हम लोग सारा एसिड, बेस, साल्ट, जितना भी एसिड, बेस, साल्ट वो सारा इलेक्ट्रोलाइट्स में काउंट होता है। तो आप कह सकते हैं कि एसिड, बेस एंड साल्ट ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग साल्ट होगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आएगा वीक एसिड, वीक बेस और वीक साल्ट। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे ये इलेक्ट्रोलाइट्स। अब आगे हम लोग चलेंगे, इसमें हम आपको बताए हुए थे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है वो पार्शियली डिसोसिएट करता है और पार्शियली डिसोसिएट करके एक इक्विलिब्रियम बनाता है। उसी इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम बताए हुए थे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इज पार्शियली डिसोसिएट बाय रिवर्सिबल प्रोसेस एंड फॉर्म ए इक्विलिब्रियम। दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के ही बारे में हमको इस चैप्टर में मेनली
पढ़ना है, स्टडी करना है आगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है, इसीलिए ये इक्विलिब्रियम नहीं बनाता। इक्विलिब्रियम कौन बनाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो इक्विलिब्रियम बनाता है, उसी इक्विलिब्रियम को हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम में दरअसल उसी को हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इक्विलिब्रियम बनाता है। तो अब आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ तक हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, इंट्रोडक्शन क्लास में। हम लोग आज आगे पढ़ेंगे आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का आयोनाइजेशन पढ़ेंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोग जनरली वीक एसिड और वीक बेस का देखेंगे, साथ में देखेंगे, आगे देखेंगे, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का आयोनाइजेशन देखेंगे, तो इसमें हम एसिड और बेस का आयोनाइजेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। एसिड बेस भी हम पहले बता चुके हैं, है ना। तो एसिड बेस थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि हम इसका वीडियो अपलोड नहीं किए थे एसिड बेस का। तो जो लोग नहीं पढ़े होंगे या जो लोग जानते होंगे मैक्सिमम लोग, क्योंकि एसिड बेस बहुत पहले से स्टूडेंट पढ़ते हुए आता है, तो थोड़ा सा हम इसमें एक्सप्लेन कर दें एसिड बेस को। तो एसिड बेस में सबसे पहले हम आपको बता दें, जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट दिया था, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट दिया था कि एसिड एक ऐसा केमिकल स्पीसीज है, एक ऐसा कंपाउंड है जो H+ आयन को रिलीज करता है, और बेस एक ऐसा कंपाउंड है जो OH- आयन को रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में। यानी द कंपाउंड which can produce hydrogen ion in aqueous solution is called acid, and the compound which produce hydroxyl ion in aqueous solution is called base। ये आर्हेनियस बताया था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सारा कंपाउंड एसिड बेस में एक्सप्लेन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि बहुत सारा कंपाउंड ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन रहता ही नहीं था, हाइड्रोक्सिल आयन होता ही नहीं है। तो वैसे कंपाउंड के लिए और भी दूसरा कॉन्सेप्ट आया एसिड एंड बेस का। हम पहले थोड़ा सा इसका एग्जांपल देख लें आर्हेनियस एसिड का। जैसे HCl है, एक्वस कंडीशन में इसको डाला जाए तो ये आयोनाइज करेगा और H+ और Cl- आयन देगा। तो ये एसिड है, एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है। और फिर हम एक कंपाउंड देखते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, बेस है। तो एसिड और बेस आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन रिलीज करे वो एसिड है, और जो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करे वो बेस है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए वाटर नेसेसरी है। वाटर यानी सॉल्यूशन में ही ये एक्सप्लेन होता है, जो कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का क्या था, लिमिटेशन। इसीलिए कहा गया फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिड एंड बेस वाटर एज ए सॉल्वेंट इज नेसेसरी, है ना। तो आप जान सकते हैं कि वाटर जो सॉल्वेंट होगा वो नेसेसरी होगा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। ड्राई कंडीशन में ये एक्सप्लेन नहीं होगा इस थ्योरी के अनुसार। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट्स, या किसी को कह सकते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिक। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड बेस में हम लोग क्या देखेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कोई कंपाउंड जो प्रोटॉन को छोड़ता हो वो एसिड है, और जो प्रोटॉन को लेता हो वो बेस है ना। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग कहेंगे कि एसिड इज ए केमिकल स्पीसीज which can donate of proton, है ना, which can donate of proton
एसिड एक ऐसा केमिकल स्पीसीज है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, हाइड्रोजन आयन को ही प्रोटॉन भी कहते हैं, है ना। और दैट केमिकल स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन इज कॉल्ड बेस। तो आप देख सकते हैं बेस जैसे जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो क्या है, बेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NH3 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके NH4 प्लस आयन अमोनियम आयन बना दे रहा है, तो ये एक एसिड हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो आप कह सकते हैं ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अनुसार कि एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो H प्लस आयन को यानी प्रोटॉन को छोड़ता है, और बेस एक ऐसा केमिकल स्पीसीज ऐसा कंपाउंड होगा जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह से इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार ये पता चला कि सामने वाला मतलब दो कंपाउंड के अनुसार आप देख सकते हैं कोई कभी एसिड हो और कभी कभी वो बेस के जैसा भी बिहेव कर सकता है, डिपेंड करता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है। जैसे आप देखेंगे HCl और H2, अगर HCl को H2O में हम लोग डालें, दोनों से रिएक्ट कराएं, तो ये क्या बन जाएगा, H3O प्लस आयन और Cl माइनस आयन। तो आप देखेंगे ये H प्लस डोनेट कर रहा है, तो ये एसिड है, और ये H प्लस क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बेस है। क्लियर है। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसी H2O को हम लोग NH3 के साथ रिएक्ट करा देते हैं, तो आप देखेंगे कि ये H2O अब क्या करेगा, ये NH प्लस H प्लस इसको देगा और ये बन जाएगा NH4 प्लस आयन, NH4 प्लस आयन बन जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा OH माइनस N। तो यहाँ पर देखिए अब ये क्या बन गया, एसिड, और ये क्या हो गया, बेस। तो डिपेंड करता है कि कौन किससे रिएक्ट करता है, यानी जो प्रोटॉन छोड़ रहा है वो इस ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड है, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर एक बार कमेंट करेंगे और हम उसका जवाब देंगे आप लोग को। तो आइए इसी में ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। क्या दिया था, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। इसको आप लोग जो लोग नहीं इसको उतारे हो वो पॉज करके वीडियो उतार सकते हैं, हम अलग से रुकेंगे नहीं क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ते चला जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। क्या देखेंगे, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर में हम लोग देखेंगे क्या है, तो ये एक ऐसा एसिड बेस पेयर है जिसमें सिर्फ प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं द एसिड बेस पेयर विच डिफर बाय ए प्रोटॉन। एक ऐसा एसिड बेस पेयर जो सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो, उसी एसिड बेस पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई एसिड है, वो एसिड H प्लस को अगर रिलीज करता है तो वो बन जाता है कंजुगेट बेस। H प्लस आयन रिलीज करके वो क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस। और कंजुगेट बेस H प्लस आयन एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, एसिड। इसी तरह से कोई बेस है, तो बेस जब H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है तो वो बन जाएगा क्या, कंजुगेट एसिड। और कंजुगेट एसिड जब H प्लस आयन को रिलीज करेगा तो वो बन जाएगा बेस। ये जो पेयर है ना, तो इससे काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे, जैसे आप देखिएगा HCl है, अगर HCl H प्लस आयन रिलीज करता है तो ये एसिड है, और इसको हम लोग बोलेंगे HCl का ये क्या है, कंजुगेट बेस। ये HCl का, क्लोरीन आयन HCl का कंजुगेट बेस होगा। और ये कंजुगेट बेस जब हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा तो क्लोरीन आयन का एसिड क्या हो जाएगा, HCl।
इसी तरह से आप देखेंगे NH3, ये क्या है? बेस। अब ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है तो ये बन जाएगा NH4 प्लस आयन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कंजुगेट एसिड। तो इसी में देखिए, आप दोनों में देख सकते हैं सिर्फ प्रोटॉन का डिफरेंस है। तो इसी एसिड बेस पेयर को आप कर सकते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो आइए अब हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कंजुगेट एसिड बेस पेयर को, एसिड बेस को एक साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, जैसे इधर करवाए भी है, फिर से हम एक बार देख लेते हैं। अगर हम एक बार एसिड बेस पेयर को एक साथ करें तो हम कैसे पहचानेंगे? इस पे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी से भी इसका क्वेश्चन बना सकते हैं, और भी कोई भी बुक अगर आपके पास हो, जो भी बुक आप उससे निकालिए एसिड बेस और उससे क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे इजीली बनता है क्योंकि पहले से आप लोग को पता होगा, है ना, पहले से भी पता होगा। तो आगे हम लोग देखते, जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं। तो नाइट्रिक एसिड को जब हम लोग H2O में डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा आपका NO3 माइनस आयन और H3O प्लस आयन। तो देखिए ये एसिड हो गया। अब इस एसिड से क्या बन गया? ये कंजुगेट बेस, और ये बेस है क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है H2O इससे, तो ये क्या बन गया? कंजुगेट एसिड। इसी तरह से एसिड का कंजुगेट बेस और बेस का कंजुगेट एसिड, प्रोटॉन के डिफरेंस से ये बनता है। दोनों में जो पेयरिंग है इसमें सिर्फ प्रोटॉन का H प्लस आयन का क्या है? डिफरेंस है। तो कई बार एग्जाम में देता है, कोई एसिड दे देगा, कोई बेस दे देगा, उसका बोलेगा कंजुगेट एसिड या कंजुगेट बेस। आप क्या कीजिए, लिखिए। तो आप इसका इस तरह से बना सकते हैं कि कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस प्रोटॉन के डिफरेंस से ही बनता है। तो आगे आइए, अब हम लोग देखेंगे लुईस एसिड एंड बेस। तो देखेंगे लुईस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस में हम लोग देखेंगे, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार the chemical species which can accept a pair of electron is called acid, and the chemical species which can donate a pair of electron is called base। कहने का मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है वो एसिड है, और एक ऐसा कंपाउंड जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन को दे सकता है वो बेस है। ध्यान से सुनिएगा, एक पेयर इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट कर सकता है वो एसिड है, और एक पेयर इलेक्ट्रॉन को जो दे सकता है वो बेस है। किस कॉन्सेप्ट के अनुसार? लुईस कॉन्सेप्ट के अनुसार। ये सबसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस का। एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे हम लोग ले लें एसिड में, हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल में कि AlCl3BF3, कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीशीज, ये सब किसमें आ जाएगा? लुईस एसिड में। ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ये तो पॉजिटिव चार्ज है, या पॉजिटिव चार्ज वाला कोई भी स्पीशीज एक पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो आपको लगेगा कि लुईस एसिड है। ये कैसे होगा? तो इसका ऑक्टेट रूल को अनुसार हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में AlCl3 में मात्र 6 ही इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके वजह से ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। उसी तरह से BF3 भी है, और इस तरह से ये क्या हो जाएगा? लुईस एसिड। फिर हम लोग देखेंगे लुईस बेस में, तो बेस में क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? NH3, ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे सकता है। PH3, कोई भी निगेटिव चार्ज वाला स्पीशीज, Cl माइनस आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, ये सब किसमें आ जाएगा? लुईस बेस में।
इसमें क्या होगा, तो इसमें भी कैसे एक पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो जब आप इसका ऑक्टेट रूल के अनुसार इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे NH3 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5, 3 ही इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है और एक पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद रहता है। ये किसी के साथ ये शेयर कर सकता है, डोनेट कर सकता है और इसीलिए ये किसमें लुईस बेस में आ जाता है। तो इस तरह से आप लुईस एसिड और बेस को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें, ये था आपका लुईस एसिड एंड बेस। तो अब यही आपका मेन एसिड बेस का कॉन्सेप्ट था। अब हम मेनली फिर से आयनिक इक्विलिब्रियम में ही हम लोग किसमें आ जाते हैं, आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हम आयोनाइजेशन किसका देखेंगे, सबसे पहले वीक एसिड का, और वो भी ऐसा वीक एसिड जो एक हाइड्रोजन आयन रिलीज कर सकता है जिसका बेसिसिटी कितना होता है 1, जिसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा 1। तो हम लोग आगे चलेंगे, हेडिंग में आप लिखिएगा हेडिंग में लिख लीजिएगा आयोनाइजेशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड का मतलब, मोनो का मतलब 1 और मोनोबेसिक एसिड का मतलब ऐसा एसिड जिसका स्ट्रेंथ यानी जो हाइड्रोजन आयन एक रिलीज कर सकता हो, एक प्रोटॉन छोड़ सकता हो, वो मोनोबेसिक एसिड में आता है। कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड। आप देखेंगे एग्जांपल में, पहले हम आपको बता दें CH3COOH, HCOOH, C6H5OH, है ना, C6H5COOH etc। ये सब मोनोबेसिक वीक मोनोबेसिक एसिड है जो एक ही हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर सकता है। तो आप देखेंगे अगर आपको कोई पूछे कि मोनोबेसिक एसिड, तो साइड में आप लिख सकते हैं मोनोबेसिक एसिड में क्या हो जाएगा, तो ये एक ऐसा एसिड है जो एक हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस कर सकता है कोई सॉल्यूशन में, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन produced in aqueous solution, number of hydrogen ion produced in aqueous solution by one molecule of an acid, है ना, कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस कर पाएगा aqueous solution में एक मोलिक्यूल एसिड का, वो मोनोबेसिक एसिड। इसको देखिए फिर से बता दें, अगर कोई एसिड एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है सॉल्यूशन में तो वो मोनोबेसिक एसिड होगा, अगर 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है तो डाइबेसिक एसिड होगा, और 3 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा तो ट्राइबेसिक एसिड होगा। यानी 1 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा तो उसका बेसिसिटी हम लोग बोलेंगे 1। यहाँ पर देखिएगा जस्ट उल्टा होता है, ये वीक मोनोबेसिक एसिड है, इसका बेसिसिटी जो होगा, एसिड का हम लोग बेसिसिटी लेते हैं और बेस का हम लोग एसिडिटी देते हैं। तो ये बेसिसिटी का मतलब ये हो गया कि ये एक प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है या एक हाइड्रोजन आयन को एक सॉल्यूशन में प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे एग्जांपल में ये मोनोबेसिक एसिड जैसे है, तो यही CH3COOH सब मोनोबेसिक एसिड यहाँ पर हम बताए हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, जैसे HCl है, ये मोनोबेसिक एसिड, इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा 1, बेसिसिटी कितना हो जाएगा इसका 1। अगर कोई H2SO4 ले ले तो हम लोग बोलेंगे इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा 2। अगर कोई H3PO4 ले ले तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा 3। तो जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन को सॉल्यूशन में प्रोड्यूस कर सकता है वही उसका मोनो, डाई या ट्राई बेसिक एसिड कहलाएगा, या इसका बेसिसिटी 1, बेसिसिटी 2, बेसिसिटी 3। ये हो जाएगा मोनो बेसिक एसिड, ये हो जाएगा डाई बेसिक एसिड, ये क्या हो जाएगा ट्राई बेसिक एसिड। सेम आपका बेस में भी होता है, जैसे आपको बोल दे
बेस का बताना है तो बेस का हम लोग क्या देखेंगे, एसिडिटी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एसिडिटी ऑफ ए बेस। आप यहां पर ले लें एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस। तो एसिडिटी ऑफ बेस में क्या हो जाएगा, तो जितना नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर पाए, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस इन aqueous solution by one molecule of a base, है ना। तो कोई बेस जितना हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर पाएगा, प्रोड्यूस कर पाएगा, एक करेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे मोनो एसिड। दो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर पाएगा डाई एसिड, तीन कर पाएगा ट्राई एसिड। इस तरह से जैसे कि आपको मोनो बेसिक एसिड में बताए, आप एग्जांपल में यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या हो जाएगा। NaOH कितना हाइड्रोक्सिल आयन ये रिलीज कर पाएगा, एक। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये क्या होगा, मोनो एसिड। CaOH पर O2 कितना हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर पाएगा, दो। तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें कितना इसका कितना एसिडिटी होगा, दो। इसी तरह से AlOH पर O3 हम लोग देखेंगे तो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे 3। इसी तरह से हम लोग मोनोबेसिक एसिड या डाइबेसिक एसिड या ट्राइबेसिक एसिड या मोनो एसिड, डाई एसिड या ट्राई एसिड कहते हैं। तो इसी के आधार पे हम इसको एक्सप्लेन किए, बताए, बेसिसिटी ये सबका 1 होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिसिटी 1 कैसे लिखे। तो ये बेसिसिटी हम लोग एसिड का लिखते हैं, और वैसा एसिड जो एक हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर पाए एक्वस सॉल्यूशन में, उसी का बेसिसिटी 1 होगा। कोई दो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस कर पाए एक्वस सॉल्यूशन में तो उसका बेसिसिटी 2 होगा, और कोई 3 हाइड्रोजन आयन रिलीज कर पाए तो 3। सेम टू सेम यहाँ पर बेस में भी होगा। जब कोई बेस एक हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर पाएगा तो मोनो एसिड, और अगर 2 कर पाए तो डाई एसिड, और 3 कर पाए तो ट्राई एसिड। अब आपका यहाँ से क्लियर है। इस जो आप इसको छापना चाहते हैं आप लोग छाप सकते हैं। हम इसको यहां से मिटाते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो अब आगे हम लोग यही बनाएंगे, जो कि यहां से बढ़ेंगे आगे। इसका तो बेसिसिटी लिखाए हुए बेसिसिटी 1 हो गया। तो हम लोग देखेंगे कि ये आयोनाइज कैसे करता है। तो जब हम एक एग्जांपल लेते हैं CH3COOH और इसको एक सॉल्यूशन में डालते हैं वाटर के साथ, तो यहाँ पर CH3COO माइनस और H प्लस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इस तरह से ये आयोनाइज करता है। H3O प्लस इसको कर दीजिए। H प्लस और H3O प्लस एक्चुअली में एक ही होता है, दोनों इक्वल होता है, H प्लस या H3O प्लस। तो अगर आपको कोई बोल दे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, पढ़े कि नहीं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का पहले हम लोग कंसंट्रेशन लिखते हैं और फिर नीचे हम लोग किसका लिखेंगे, रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट में हम लोग H2O नहीं लिखेंगे, ये प्योर सॉल्वेंट है और प्योर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन 1 लिया जाता है। अब ये एसिड है तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, Ka, यानी इससे ये पता चलेगा ये किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हुआ, एसिड का। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, या इसी को पढ़ते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, या इसी को आप क्या कर सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्लियर है। तो
आइए हम लोग देखेंगे इसमें, जैसे कई बार होता है दोनों लगभग एक ही चीज होता है, कई लोग पूछता है थोड़ा सा डिफरेंस होता है, नहीं तो बहुत ज्यादा आप कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे आयोनाइजेशन टर्म जो यूज होता है वो कोवैलेंट कंपाउंड के लिए यूज होता है, जैसे HCl एक कोवैलेंट कंपाउंड है, और डिसोसिएशन आयनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है जैसे NaCl। तो बाकी आप दोनों को कह सकते हैं एक ही चीज है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो किसी भी एसिड का आप डिसोसिएशन कांस्टेंट इसी तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से आपको कोई भी एसिड दे दे, इसका आप डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं BH एक एसिड है, वीक एसिड है, तो ये आपका क्या बना देगा, H+ और B-। तो यहाँ पर देखेंगे इसका भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आगे हम लोग देखेंगे आयोनाइजेशन ऑफ वीक मोनो एसिडिक बेस का इस बार देखेंगे। तो इस ऐसा बेस जिसका एसिडिटी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि मोनो एसिडिक बेस है। तो एग्जांपल में हम लोग देखेंगे C2H5NH2 NH4OH etc, ये सब आपका बेस है, वीक बेस। तो आप इसका आप आयोनाइजेशन कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, तो जैसे C2H5NH2 का लिखते हैं, इसको आपको वाटर में डालना होगा, वाटर में डालेंगे तो ये इक्विलिब्रियम बनाएगा, C2H5NH3+ और OH-। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग लिखेंगे, तो जिस तरह से ये एसिड था K लिखे, ये बेस होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे Kb, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अब इसका भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन पहले प्रोडक्ट का और फिर रिएक्टेंट का, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। H2O का यहां भी नहीं लिखेंगे। फिर देखेंगे अगर आपको NH4OH का दे दे तो इसी तरह से आप ले सकते हैं NH4OH का एक सॉल्यूशन में NH4+ और OH-। इसका भी आप इसे ही लिख सकते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, NH4+ का कंसंट्रेशन, OH- आने का कंसंट्रेशन और फिर NH4OH का कंसंट्रेशन। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग वीक एसिड और वीक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं। तो अब हम लोग आगे चलेंगे ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ। अब कहां चलेंगे, ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ। यहां तक क्लियर है। किन्हीं को कहीं भी परेशानी हो वो मैसेज करके फोन करके हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसका अवश्य जवाब देंगे। तो इस तरह से हम लोग चलेंगे। और भी अगर आप लोग को किसी भी चीज में इसमें डिफिकल्टी महसूस हो रहा हो तो आप बता सकते हैं, कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में हम उसको क्या करते हैं, शॉर्ट आउट हटा लें। तो यही चीज हम आगे चलेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ।